शॉर्टवेव 7265 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो तराड़खल आजाद कश्मीर और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज पर हम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सोमरो। और इस प्रोग्राम में मैं आपका मेजबान मनाजिर हुसैन। जी सामीन, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश खुर्रम होंगे, आपके मामूलात जिंदगी बतरीके हसन मुस्बत सिमतों की जानिब रवादमा होंगे। प्रोग्राम के आगाज में हमेशा की तरह आज भी बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ हूं कि आप जहां भी रहें तंदुरुस्त तवाना आबाद और शादाब रहें। प्रोग्राम के आगाज में कश्मीर के हवाले से कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। श्रीनगर में गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू व कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने कहा है कि भारतीय रियासती दहशतगर्दी की वजह से मकबूजा जम्मू व कश्मीर में खून रेजी मुसलसल जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं सलीम जरगर, यासीन अताई, ख्वाजा फिरदौस, जावेद अहमद मीर, इकबाल मीर, इम्तियाज ऋषि ने श्रीनगर में अपने बयानात में कहा कि कश्मीरी अवाम गुज़श्ता 76 बरस से हल तलब तनाज़ा कश्मीर की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि भारत ने कश्मीरी अवाम पर जुल्म बर्बरियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन वो कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को कमजोर करने में नाकाम रहा है। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि मकबूजा इलाके में कश्मीरियों का कत्लेआम बेदर्दी के साथ जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फराह नाज साहिबा, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से हम उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से जो आज की डेवलपमेंट्स हैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो मुसलसल जो खून रेजी है कश्मीर में जारी, इस पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने मजम्मत का इजहार किया है और साथ ही साथ माह अक्टूबर में 17 कश्मीरियों के शहीद किए जाने पर इलाके में जो खौफ और दहशत का माहौल है उस पर आवाज बुलंद की है कश्मीरी रहनुमाओं ने, कश्मीरी अवाम ने, फिर पाकिस्तान की जानिब से भी सरकारी सतह पर इस पे जो दफ्तर खारजा की जानिब से बयान आया है। तो मजमूई तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दुनिया एक तरफ अमन चाहती है, दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर का मामला है तो वहां खून रेजी है, फलस्तीन का मामला है तो वहां खून रेजी है। एक तरफ दोहरे मयार हैं और एक तरफ अमन की बात है। सो इंटरनेशनल लेवल पर जो है आलमी सियासी मंजरनामा किस तरफ जा रहा है? जी, अगर हम देखें तो अमन की बात तो की जाती है, लेकिन जब अमन को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो ना तो कोई अमन के बनाने वाले इदारे काम करते हैं, ना तो लॉ के इदारे काम करते हैं, ना यूएन के इदारे काम करते हैं। तो सवाल तो यही उठता है कि क्या ये वाकई में अमन चाहते हैं या ये सिर्फ बातों की हद तक ही है, क्योंकि इन पे अमन की बात करने से इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है दुनिया की वो वाबस्ता होते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ बातों तक ही लिमिटेड है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि फलस्तीन में भी इंसानों के साथ, इंसानी जिंदगियों के साथ काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसकी रिजॉल्व की तरफ कोई सोल्यूशन नहीं होते हुए नहीं आ रहा है। तो आई वुड से कि इन टोटल अगर इन तमाम चीज को देखा जाए तो दुनिया जो है वो अमन की तरफ तो नहीं बढ़ी, वो तो इंतशार का ही साथ दिए जा रही है। और ऐसा मैं क्यों समझती हूँ, क्योंकि जो पावरफुल ममालिक है जो ये कर सकते हैं कि कश्मीर में अमन ले आए, उन तमाम जगहों पे जहाँ पे अमन रिक्वायर्ड है वो ला सकते हैं, लेकिन वो लाना नहीं चाहते हैं। इसमें एक चीज होती है कि उनके अपने इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, उनमें उनके रीजनल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, और उन तमाम चीजों को सामने रखते हुए वो वहां पे अमन चाहते ही नहीं है। These are all like the loopholes that they want to manipulate, जहाँ पे ये होते हैं। तो ये सिर्फ बातों की हद तक है, मुझे नहीं नजर आता है कि ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा।
अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखते हैं मुख्तलिफ ममालिक का जो एक इंडिविजुअल रद्द अमल है, खासतौर पर अगर हम वीटो पावर्स की बात करते हैं जिनमें बरतानिया और अमेरिका सर फहरिस्त हैं, उनकी तरफ से भी क़यादत की तरफ से अमन की बात होती है, लेकिन मजमूई तौर पर जब हम बात करते हैं इस अमल को नाफिज करने के हवाले से, तो आपने देखा कि भारत को भी कोई कटहरे में लाने के हवाले से अमली इकदाम करने से गुरेजा है। उधर इसराइल को बजाय इसके कि उसकी मजम्मत की जाए और उस पर कटहरा जो वतंग किया जाए, उल्टा जो है वहां पे अपने बहरी बेड़े भेजे जाते हैं और साथ ही साथ जो है वो हाई अप्स जो है वहां के दौरे करते हैं। तो इस तरह की जो सूरत हाल है, आपके ख्याल में मजीद आगे जाके फ्यूचर में तहजीबी तसादुम की रीजन भी बन सकती है? जी, ऐसा लगता है कि रिसेंट जो इजराइल फलस्तीन का मामला उठा है दोबारा से, तो वो तो काफी सदियों से डेकेड से चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अभी जो चला है तो दुनिया बिल्कुल उसको खुल के उसको नजर आ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। और यहाँ पे एक चीज ये भी वाज़ेह हो गई है कि जितने भी वेस्टर्न ममालिक है, पर्टिकुलरली जो साइड लेते हैं इसराइल के साथ, जिसमें अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया और इसके बाकी तमाम स्ट्रॉन्गर अलायंसेस, वो सब उनके दिफा में उनके साथ में खड़े हुए हैं। तो उससे दुनिया को तो सब पता चल रहा है कि ये लोग जो है दे जस्ट वांट टू सपोर्ट देयर ओन स्टैंड, और वो लोग उससे हट के चाहे कोई मरे, चाहे कोई जिए, चाहे कोई तबाह हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज लीडिंग टुवर्ड्स वो जो कहते हैं ना अवेकनिंग, इन्वेंशनिंग और या रिवोल्यूशन की तरफ चीजें बढ़ती नजर आ रही है। और विद टाइम प्रोबेबली देयर विल बी एन इंडिकेशन कि लोग जो है वो उन तमाम ममालिक का साथ देंगे जो अमन के साथ चलेंगे, क्योंकि अगर अमन के साथ वो नहीं चलेंगे तो दिस इज व्हाट दे विल बी एंडिंग अप विद। बट द प्रॉब्लम इज कि क्या उसको साइड लेने के लिए इतनी आसानी से को साइड लेने दिया जाएगा? मुझे लगता है तो काफी सारे दुश्वारियों का उनको सामना करना पड़ेगा इस दुनिया में उन तमाम ममालिक के साथ रहते हुए। So that's the major problem that we can face even today in the Kashmir and in the Israeli conflict situation. और ये बढ़ेगी और भी रुकेगा नहीं. This is all what we're going to see in the future. राइट अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जरा मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के तनाजुर में, तो आपने बहसीयत माहिर बैनुल अक़वामी उमूर यकीनन इस सूरत हाल का जायजा लिया होगा कि मोदी का पहला दौरे हुकूमत था तो मामलात और तरह के, दूसरा दौरे हुकूमत आया तो मामलात बदतरीन हो गए, और अब तो भारत में दाखिली सतह पर भी जो अक़लियत है उनके हुकूक के हवाले से जिस तरह से मामलात बिगड़ते हुए देखे हमने, बैनुल अक़वामी कम्युनिटी भी उस पर चीख उठी, फिर कनाडा के साथ भारत की मखासमत और फिर हरदीप सिंह नजर का कत्ल, खालिस्तान का मामला। सो मैडम, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, जो भारत की बात हम करते हैं तो भारत हमेशा से वेस्ट साइड फेवरेट साइड रहा है, और उनको इस रीजन को संभालने के लिए और इस रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को बरकरार रखने के लिए एक मुल्क की जरूरत है। तो अनफॉर्चुनेटली वही तमाम चीजें इंडिया उनको प्रोवाइड करता है, जिससे वो रीजनल कंट्रीज को समहाउ कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं, एंड दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट। हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे भारत का रोल G20 में है, भारत का रोल ब्रिक्स में है, तो फिर यहाँ पे तो और भारत जो है जैसे कॉमन प्लेयर इन ए क्वाड एज वेल। तो हम देखते हैं कि जैसे ये अभी रिसेंटली कनाडा का वाकई दरकार हुआ है, जिससे इंडिया पे काफी लान तान हुई है, और अमेरिका ने और इन सब ने कहा कि यस दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कहा हुआ है। तो ये इसकी टाइमिंग को अगर देखा जाए तो वो वाकई इससे पहले हो चुका था, but why they were demanding now India so they can be held accountable for the killing of the sick person that was there in Canada. तो इसकी टाइमिंग को देखते हुए तो यही लगता है कि वेस्ट ने इंडिया पे थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश की है कि तुम यू हैव टू बिहेव योरसेल्फ, अगर तुम ज्यादा चौधरी बनोगे इस रीजन के तो हमें पता है कि हाउ वी हैव टू कट यू टू योर राइट साइड। तो मुझे लगता है कि दे नो हाउ टू प्ले इट आउट, लेकिन अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए वेस्ट को भारत की जरूरत है। इसलिए भारत की जो जाहिलियत है या उसके जो जालिमाना एटीट्यूड्स है उसको ये लोग फॉर ग्रांटेड लेके जा रहे हैं फॉर देयर ओन लार्जर बेनिफिट। लेकिन जब इंडिया थोड़ा सा ज्यादा फैलने की कोशिश करता है तो फिर इन पे ये प्रॉब्लम ज्यादा शुरू कर देते हैं। तो इंडिया को समझ आ जाती है उससे कि अगर मैं इनके विश लिस्ट के अगेंस्ट जाऊंगा तो मेरे साथ ये होगा। And why I'm saying this is my personal observation and opinion कि इसको इंडिया पे वो जो कहते हैं ना एक चीज एक सिस्टम में जब आप थोड़े से ज्यादा फैल जाते हो so then certain countries, certain legal system they put you under certain restrictions ताकि आप उसके तहत
दोबारा से सोचे कि yes, this is what also can happen to me. I cannot be the only country who can manipulate the system. Exactly. तो ऐसी चीजें चलती रहती है. ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल मनूवरे का हिस्सा है. राइट अच्छा मैम, भारत की दीगर ममालिक में जो मुदाखलत है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं. कुलभूषण यादव का मामला हो, बलूचिस्तान में भारत की मुदाखलत हो, अफगानिस्तान के जरिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के हवाले से ये मुदाखलत हो, कनाडा में कत्ल करना हो, और सबसे बढ़कर भी हालिया दिनों में जो 8 भारतीय सेलर्स को सजाए मौत का हुक्म दिया गया है कतर की अदालत की जानिब से, ये भी मामला अब दुनिया के सामने आ चुके हैं. तो भारत तो पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुका है. सो व्हाट द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड यूनाइटेड नेशंस आर लुकिंग फॉर समथिंग टू वेट. देखिए, भारत की जो पोजीशन है और उनकी इन्वॉल्वमेंट इन टेररिस्ट एक्टिविटीज है, उनकी दूसरे ममालिक के अंदर अपनी इंटेलिजेंस मैनिपुलेशन की है, वो तो बिल्कुल हाईली एक्सपोज है, जैसे आपने बताया भी. क्योंकि इन तमाम इंसिडेंट से पता चलता है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है. रिसेंटली जो लीक्स हुए थे उससे पता लगा था कि दुनिया भर में भारत ने अपने लोगों को स्टेशन कराया है देयर ओन डायस्पोरा, एंड दे आर एंगेजिंग देम, जिन्होंने नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू वहां पे उनके सिस्टम्स को मैनिपुलेट करते थे. और जब फिर पता चला तो इस लीक्स के तहत उनमें से ज्यादातर लोग वो लोग एम्प्लॉयड थे जिनकी शुरू से ही डेथ हुई भी थी. सो दे वर रिक्रूटिंग डेड पीपल देयर एंड यूटिलाइजिंग देम फॉर देयर ओन एंड्स. तो भारत की जो गंदी चालें हैं, जो उनकी हरकतें हैं, वो दुनिया के सामने आया है. बट द प्रॉब्लम इज कि इन पे क्यों सैंक्शन नहीं लगते हैं, इन पे क्यों इंटरनेशनल लॉ नहीं लागू होती है, इन पे क्यों टेररिज्म लॉज नहीं आते हैं, इन पे काउंटर टेररिज्म के जो इतने बड़े बड़े और आला इदारे हैं वो क्यों इनको जवाबदेह नहीं कंसिडर करते हैं. जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि यहाँ पे उनको एक गंदा मुल्क चाहिए जो इस तरीके की चीजों को लेके जाए और उसको अचीव करने में उनको हेल्प आउट करे. अनफॉर्चुनेटली भारत इज वन ऑफ दोज कंट्रीज हु इज प्रोवाइडिंग ऑल दैट सपोर्ट टू दोज कंट्रीज हु वांट सच काइंड ऑफ ये जो मैनिपुलेशन होता है फ्रॉम भारत इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड सेकेंडली, एज आई मेंशन अर्लियर, कि भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है वो तमाम उन रीजनल ग्रुपिंग में हुई है जहां जैसे G20 हो गया, जैसे क्वाड हो गया, जैसे ब्रिक्स हो गया. तो उसके तहत उनको भारत को यूज करने में उनको मदद मिलती है कि ब्रिक्स को कैसे वो कहते हैं ना खराब करना है, SCO को कैसे खराब करना है. हम लोगों ने रिसेंट जो SCO की जो लास्ट वाली उनकी मीटिंग हुई थी, वी कुड सी हाउ इंडिया कंडक्टेड दैट. उसके सारे प्रोटोकॉल सामने आ गए थे कि इंडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि उसको फेल कराया जाए. बट इंडिया ये खुद क्या केपेबल है सबको करने का? इंडिया ये किसी के शेयर पे कर रहा है. अब जो इससे करवा रहा है इंडिया वैसे कर रहा है, और एंड ऑफ द डे इंडिया इज गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम ऑल पार्टीज कंसर्न, जिसमें से जितने ममालिक होते हैं, चाहे जिसके साथ वेस्टर्न ग्रुप की बनती हो या नहीं बनती हो, इंडिया उन तमाम से फायदा उठा रहा है. जैसे रशिया की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो रशिया से वो ऑयल भी ले रहा है, रशिया से वो अपने तमाम ट्रेड डील्स भी कर रहा है, और एट द सेम टाइम रशिया पे सैंक्शन लगे हैं तो इंडिया अपने करेंसी में के साथ डील कर रहा है, लेकिन उन पर फिर भी कोई सैंक्शन नहीं लगता है. तो ये सैंक्शन ना लगने का सवाल जो है इसने तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्वेश्चन मार्क के तहत खड़ा करा दिया है कि अच्छा यहाँ चेरी पिकिंग एक्सरसाइज है, जिसको ये चौधरी बनाए तो बना दे, जिसको वो बिगाड़ना चाहे तो उसको बिगाड़ दे. लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये ज्यादा देर बाद चलेगा नहीं, क्योंकि ये दौर पहले में जो भी होता था सोशल मीडिया नहीं था. तो सोशल मीडिया के आने से एक आइडिया है वो हर किसी के पास हो गया है कौन क्या कर रहा है इन द इंटरनेशनल सिस्टम. न्यूज इज गेटिंग रीच आउट टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड टू द वर्ल्ड एज वेल, जहां हर कोई बाखबर है, उसको अंदाजा है. तो ये ज्यादा देर चलेगा नहीं. इंटरनेशनल सिस्टम को ये रियलाइजेशन है भी, और आगे जाके उनके एक्शन में चेंजेस एक्सपेक्टेड हो सकती है, क्योंकि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. एंड आई कोट व्हाई आई एम सेइंग दैट. जब एंटोनियो गुटेरेस को कहा गया ऑन द स्टेटमेंट ऑफ हमास कि हमास की जो रिएक्शन है वो आइसोलेशन में नहीं है, तो उस पे सवाल किया गया कि यू नीड टू स्टेप डाउन, हाउ कुड यू डिफेंड एंड सपोर्ट हमास. हालांकि उसने हमास को सपोर्ट नहीं किया था, उसने एक प्रॉपर स्टेटमेंट दी थी कि हमास जो कर रहा है वो आइसोलेशन में नहीं कर रहा है, उनके साथ भी जाती होती है. तो ये एक जो न्यूट्रल इदारे होते हैं जो हर किसी के लिए खड़े होते हैं, वो ऐसे ही स्टेटमेंट्स देते हैं. लेकिन जब उनसे डिमांड किया गया कि आप स्टेप डाउन हो जाओ, दैट कि इंटरनेशनल सिस्टम कहाँ जा रहा है.
ट्रू। अच्छा मैम, इसके अगेंस्ट हर चीज का एक सद्देबाब भी होता है, उसको कोप करने के लिए एक स्ट्रेटजी भी डिजाइन की जाती है। हम अपनी खारजा पॉलिसी को देखते हैं तो इस लेवल पे भी हम जो है वो इन मजालिम के खिलाफ जो है वो आवाज उठाते हैं। फिर हम जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उम्मा की जो क़यादत है, उनके साथ भी मुशावरत करते हैं। तो आपके ख्याल में क्या वजह है कि हम फिर भी जो है वो बाज नहीं रख पाते इन लोगों को और ऐसे गासिबों को कि वो कम अज कम इस तरह से ब्लडशेड जो है वो उसको कंटिन्यू न करें, या कम अज कम उनको हम उनका कोई तदारुक कर सकें, या हम एक बेहतर इत्तेहाद तश्कील दे सकें। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? बहसियत बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर, माशी मुहर्रिकात हैं, सियासी मुहर्रिकात हैं, प्लानिंग में लैग कर रहे हैं, रीजंस क्या हैं? देखिए, एक तो है हमें पहले पता ही नहीं हम चाहते क्या है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हो अगर वो क्लियर होते हैं तो फिर प्रोबेबली वी कैन अचीव बेटर रिजल्ट्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें पता ही नहीं कि हम क्या चाहते हैं। दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, जो स्ट्रॉन्गर है आज के दुनिया बैनुल अक़वामी सिस्टम में, वो ना सिर्फ माली लिहाज से मजबूत है बल्कि वो उनको मैनिपुलेशन के लिहाज से भी बहुत मजबूत है। उनकी इंटेलिजेंस भी बहुत मजबूत है। हमारे साथ बैठे होते हैं, हमारे साथ खा पी रहे होते हैं, हमारे साथ चल रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता वो किसके एजेंडे पे चल रहे हैं। क्या ये हमारी सिक्योरिटी ब्रीच है या ये हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है? इन तमाम चीजों को हमें समझना पड़ेगा। अगर हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है, वी नीड टू वर्क इट आउट। तो हमें अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, वी हैव टू गेट यूनाइटेड। अगर हम कश्मीर की आज बात करते हैं या फिलिस्तीन की बात करते हैं या यमन की बात करते हैं या उन तमाम ममालिक की जहां पे जबर और ज्यादती की जा रही है, तो वी हैव टू स्टैंड एंड सपोर्ट फॉर एवरी वो मुझे कहते हैं ना, हर एक बाशिंदा इस दुनिया का, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो काफिर हो, या चाहे वो कोई भी हो। तो हक के लिए खड़े होने के लिए वी शुड हैव दैट स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी। मुझे लगता है हमें उसकी भी कमी है। अभी हमें सच के साथ खड़े होने की वो ताकत हमें है नहीं। पहले वो ताकत हमें आ जाए तो प्रोबेबली वी कैन स्टैंड फॉर एनीवन इन द वर्ल्ड। जो गलत है वो गलत है, वो चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप काफिर हो, या चाहे आप कोई भी हो। तो we need to revisit our moral ethical values and then revisit our institutional capability कि हमारे institutions इस काबिल है या नहीं है, हमारी कमजोरियां क्या है। क्योंकि financially, of course, if I just pay attention to Pakistan alone, तो yes, financially we are going through constraints, लेकिन हर जगह पे आपको सिर्फ पैसे की ही नहीं जरूरत होती है, आपको बाकी तमाम मोरल सपोर्ट, एथिकल सपोर्ट भी चाहिए होती है। हम वो तो दे सकते हैं ना, अगर हम कुछ और नहीं दे सकते हैं। सो आई थिंक वी नीड टू रिविजिट हाउ वी आर गोइंग एंड डीलिंग विद द इंटरनेशनल सिस्टम, विद द इंटरनेशनल इंसिडेंसेस, एंड देन उसके साथ उसको देखते हुए वी हैव टू रिविजिट आवर ओन प्लानिंग स्ट्रेटजीज एज वेल। अभी मुझे लगता है कि हमारी तो कोई प्लानिंग है ही नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। राइट, कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। अच्छा मैम, आखिरी सवाल करना चाहूंगा, उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मोदी रिजीम में आपके ख्याल में हिंदुस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है वो कुछ बेहतर हुई है, या आपके ख्याल में हिंदुस्तान शिकस्त और रेख्त का शिकार हुआ है और हिंदुत्व के एजेंडे को जितना बुरी तरह से प्रमोट किया गया और इंतहा पसंदी को प्रमोट किया गया, आपके ख्याल में क्या मोदी जिस तरह से ओछे हथकंडे रचा के, कभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कभी पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी तीसरी ओछी हथकंडे और चालें, और फिर अपनी आवाम को बेवकूफ बना के वोट हासिल करना और इक्तदार हथियार लेना, तो आपको लगता है कि मोदी का अब खात्मा होने जा रहा है? भारतीय आवाम में ये शऊर बेदार हो चुका है या मामलात ज्यों के त्यों ही हैं? जी, जैसे अगर हम हिंदुस्तान को देखते हैं तो अंडर मोदी, अंडर हिंदुत्व, जिस तरीके से माइनॉरिटीज के साथ जुल्म हुआ, जिस तरीके से हिंदुस्तानियों के साथ जुल्म हुआ, हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ, और उन तमाम कास्ट सिस्टम से बिलोंग करने वाले लोगों के साथ जुल्म हुआ, तो सबको पता है कि कौन कब कैसे इन लोगों को इस्तेमाल कर रहा है और उनको अपने मकसद के लिए यूटिलाइज कर रहा है। तो अगर मोदी गवर्नमेंट की सिर्फ बात की जाए तो उरूज के बाद जवाल हो सकता है। मुझे लगता है कि नाउ द वर्ल्ड and particularly हिंदुस्तानी, they all are aware of कि मोदी के होते हुए उनके साथ क्या कुछ हुआ है और क्या आगे हो सकता है। जो आज नहीं भुगत रहा वो कल भुगत सकता है। तो everybody is very fearful of that. Probably that is the reason कि जब elections recently हुए हैं तो कई जगहों पे मोदी को फॉल का सामना करना पड़ा है। एंड दिस इज ऑल मुझे कहते हैं बाय डिजाइन है। जिस तरीके से आप तेजी से आगे बढ़ते हो तो फिर आगे जाके जो आपको गिरना पड़ता है तो उस तेजी से आप गिरते भी जाते हो। So to me it looks like that the world is very well aware of Modi, the world is aware of Hindutva. तो and Hindustanis themselves are clear about कि उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। उनके साथ इकोनॉमिकली, हाँ मैं ये समझती हूँ कि इकोनॉमिकली their numbers are doing well,
لیکن اس کے ساتھ اس کو سسٹین رکھنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے اسٹیبل پولیٹیکل سسٹم ایز ویل. تو اگر اس طریقے سے وہ جبر کے ساتھ چلیں گے تو جبر کے ساتھ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. سو دیٹ میکس می تھنک کہ probably this is leading towards the demise of Modi government, and probably the people themselves, they want to go for some more stable and peaceful government جو نہ کسی اور ملک کے افیئرز میں اتنی زیادہ مینیپولیشن کرے جیسے ہم نے بولے کینیڈا میں دیکھا ہوا ہے, اور نہ ان کی جو ٹلٹ ہو اتنا اوپن اور بائس ٹلٹ ان کا نظر آئے جس کے بعد ان کے ریجن میں باقی ممالک کے ساتھ ان کو گزارا ناگزیر ہو. تو یہ تمام چیزیں میکس می بلیو دیٹ یس پروبیبلی دس از ٹائم دیٹ انڈیا نیڈس ٹو ہیو اے ڈفرنٹ پرسن رادر دین مودی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا. اب ہمارے ساتھ موجود تھیں, اس اہم موضوع پر گفتگو کر رہی تھیں. ہمارے پروگرام میں شریک ہونے کے لیے ایک مرتبہ پھر سے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. ڈاکٹر فرح ہمارے ساتھ موجود تھیں, ماہر بین الاقوامی امور.